अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए वक्त कम बचा है। उससे पहले इस बात पर चर्चा जोरों पर है कि रामलला की प्रतिमा का आखिरकार चयन हुआ है या नहीं। कर्नाटक से आने वाले बीजेपी के नेता ये जरूर कहने लगे हैं कि रामलला की प्रतिमा का अंतिम चयन हो गया है। कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई रामलला की प्रतिमा ही गर्भगृह में स्थापित होगी, लेकिन खुद योगीराज ने इस पर मुहर नहीं लगाई है। राम की जो मूर्ति उन्होंने तराशी है, अयोध्या के राम मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने के समाचार आ रहे हैं। ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। मैं बहुत खुश हूँ। काश उसके पिता जीवित होते तो बहुत खुश होते। पूरी दुनिया मेरे बेटे की कला को देखेगी। ಪ್ರಪಂಚವೇ ನನ್ನ ಮಗಂದಿದ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ। तकरीबन 6 महीने की मेहनत से गढ़ी गई 5 साल के बाल राम की 51 इंच लंबी मूर्ति के बारे में कहा जा रहा है कि अरुण योगीराज ने इसमें हर भाव को इस बारीकी से उभारा है कि भक्त जब दर्शन करे तो उनके रोम रोम में समाये भगवान राम की छवि जीवित हो उठे। ತುಂಬಾ टाइम ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ बहुत समर्पित होकर अपने काम को करते हैं और बहुत समय देते हैं। जब तक उन्हें खुद भगवान नजर नहीं आ जाते वो शिला पर काम करते रहते हैं। ದೇವರು ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅವರು। किस मूर्ति का चयन हुआ है इसको लेकर रहस्य बरकरार है, लेकिन एक रहस्य और बना हुआ है मूर्ति में इस्तेमाल किए गए पत्थर को लेकर। यह पक्का नहीं है कि भगवान श्री राम की मूर्ति उत्तर कर्नाटका के कारकला के पत्थर से तैयार की गई या मैसूर के एसडी कोटे के पत्थर से, लेकिन माना जा रहा है कि मूर्ति उत्तर कन्नड़ा जिले के कारकला के पत्थर से तैयार की गई है और इसकी वजह भी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कारकला आध्यात्मिक शहर श्रृंगेरी से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। श्रृंगेरी का नाम ऋषि श्रृंग के नाम पर पड़ा, जिनके बारे में मान्यता है कि उन्होंने ही महाराज दशरथ के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसके बाद ही महाराज दशरथ के घर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि कारकला या नेल्ली केर स्टोन शिल्पकारों की पसंद है, क्योंकि ये पत्थर न तो ज्यादा कठोर हैं न ही ज्यादा नरम। ऐसे में भावों को उभारने में काफी मदद मिलती है। साथ ही मौसम का भी इस पर कम असर होता है। अरुण योगीराज के पिता और दादा भी मूर्तिकार थे, बल्कि अरुण योगीराज के दादा तो वोडियार राजघराने के शाही शिल्पकार भी रहे। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर भी 823 फीट ऊंची राम की मूर्ति लगेगी। इस मूर्ति के पायलट प्रोजेक्ट का काम गुरुग्राम में शुरू कर दिया गया है। साथ ही एक डमी मूर्ति बनाकर तैयारी भी शुरू कर दी गई। मशहूर मूर्तिकार नरेश कमावत को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुरुग्राम के मानेसर सेक्टर 8 में 3D एनिमेशन और कंप्यूटर की मदद से मूर्तिकार नरेश इसे तैयार करने में लगे हुए हैं। करीब 2-3 साल बाद ये मूर्ति तैयार हो जाएगी और फिर सरयू नदी के किनारे स्थापित की जाएगी। और अब खबर मणिपुर से। मणिपुर में नए साल के पहले दिन हुई हिंसा के बाद म्यांमार सीमा से लगे मोरेह से हिंसा का दूसरा मामला सामने आया है। साल का सिर्फ दूसरा दिन और 24 घंटों के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 15 लोग घायल हुए, जिनमें सुरक्षा बलों के 7 जवान भी शामिल हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है। थौबल जिले के लिलोंग में बहुत ज्यादा तनाव, जो राजधानी इम्फाल से महज 15 किलोमीटर दूर है। 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, 8 लोग घायल हैं। ऑटोमेटिक हथियारों से लैस एक समूह ने जबरन वसूली की कोशिश की और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की। ये लोग खुद को मणिपुर पुलिस का कमांडो बताकर यहां दाखिल हुए थे। इनकी गाड़ियां भी पुलिस कमांडो से मिलती जुलती थीं।
ऐसे में पिछले साल जातीय हिंसा के दौरान लूटे गए सुरक्षा बलों के हथियारों से जुड़ी चिंता एक बार फिर जगजाहिर हुई है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए था। यूनिफॉर्म पुलिस कमांडो का ये यूनिफॉर्म ड्रेस पहना के यहाँ पे आके डिमांड करने का ये यहाँ तक उनका विल्स, यहाँ तक उनका ये हिम्मत आया है। हम चाहते हैं कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा ना घटे, ऐसा गम किसी और को बर्दाश्त ना करना पड़े, कोई और परिवार ऐसे हालात का सामना ना करे। पिछले साल मई के महीने से ही मणिपुर में जाति हिंसा हुई और इस साल की शुरुआत में भी फिर से हिंसा के वारदात मणिपुर में हो रहे हैं। और इससे भी बड़ा जो सवाल है वो है ऑटोमेटिक जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल मई से अक्टूबर तक जब जाति हिंसा हो रही थी तब पुलिस के आर्मरी से 5,600 वेपन लूट किए गए। इसमें से 1,500 वेपन फिर से रिकवर किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने अक्टूबर महीने तक, और 6,50,000 एमुनिशन लूट किए गए। इसमें से 20,000 एमुनिशन अक्टूबर के महीने तक रिकवर किया गया था। लेकिन ये मणिपुर की अकेली चिंता नहीं है। पिछले कुछ दिनों में म्यांमार सीमा से लगा मोहरे संदिग्ध आतंकियों और सुरक्षा बलों की भिड़ंत का युद्ध क्षेत्र बन गया है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमें इनपुट मिले हैं कि म्यांमार के भाड़े के सैनिक हमारे सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य और केंद्र मिलकर साझा अभियान चला रहे हैं। ऐसे हालात में मणिपुर में स्थायी शांति कायम करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। शिलांग से बीएम सुंजू के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर अगर आपको सबसे बड़ा विमान उड़ता दिखे तो समझ जाइए वो C-17 ग्लोब मास्टर है। क्या खास है उसमें, और देखते हैं गणतंत्र दिवस के स्पेशल 26 में। यह है C-17 ग्लोब मास्टर, हवाई जहाजों में हाथी, आकार में कहें तो विमानों का सरदार। अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित यह शक्तिशाली फौजी मालवाहक विमान दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन मालवाहक विमानों में से एक है और भारतीय वायुसेना का बेड़े का सबसे मजबूत स्तंभ भी। यह इतना बड़ा है कि इसे आप छोटा खेल का मैदान भी कह सकते हैं। ग्लोब मास्टर करगिल, लद्दाख और उत्तर पूर्वी सीमा सहित कठिन इलाकों में भी आसानी से उतर सकता है। इसकी रिवर्स थ्रस्ट क्षमता के कारण यह विशाल जहाज छोटे रनवे पर भी उतर सकता है। 2013 में यह भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना। ग्लोब मास्टर अब 13 विमानों के बेड़े के साथ देश की सबसे बड़ी मिलिट्री परिवहन ताकत है। सेना के लिए यह विमान कितना अहमियत लगता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी हुई तो उस समय सैनिकों को जल्दी तैनाती के लिए इसी जहाज से बॉर्डर पर भेजा गया। यही नहीं, कोविड के दौरान आम नागरिकों को मदद पहुंचानी हो या फिर विदेशों में फंसे अपने नागरिकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित देश लाना हो, हर जगह C-17 ही मौजूद रहा। 4 इंजन वाला यह विमान करीब 77 टन पेलोड उठा सकता है। लगभग 53 मीटर लंबे इस विमान के विंग समेत चौड़ाई 52 मीटर और ऊंचाई 17 मीटर है। 950 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ान भरने वाला यह जहाज 28,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। एक बार बिना रिफ्यूलिंग के यह 5,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसके अंदर इतनी जगह है कि 150 से अधिक जवानों को
उनके हथियार के साथ कहीं भी ले जा सकता है। यही नहीं, 400 से ज्यादा यात्रियों या फिर 3 हेलीकॉप्टर या फिर 2 ट्रकों को एयरलिफ्ट कर सकता है। इस विमान में बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, टैंक आराम से कहीं भी ले जाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर दिन और रात कभी भी उबड़ खाबड़ जमीन पर 914 मीटर रनवे पर भी यह उतर सकता है। इस पर छोटे हथियारों और राइफलों का कोई असर नहीं होता है। अपने टैक्टिकल एवं स्ट्रेटेजिक महत्व के कारण यह जहाज देश के काम आया है। इसलिए इस जहाज पर भारतीय वायुसेना का भरोसा अटल हो गया है।